नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं और फिलहाल जिस तरीके से हम जानते हैं कोरोना के संकट को देखते हुए देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में कई ऐसी सावधानी है जिनको बरत कर ना सिर्फ हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि अगर किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो उन सावधानियों को जानना बेहद ज़रूरी। इसी को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए के सिंह के साथ हमने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या वो सावधानी है या दिशा निर्देश हैं जो कि जारी किए गए हैं हमारे किसानों के लिए। आइए देखते हैं इस खास बातचीत को। भारत में कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इस लॉकडाउन से भारत के लगभग जितने जो सेक्टर हैं सभी तरह से प्रभावित हैं। इसमें सिर्फ एक कृषि ही ऐसा है जो अभी भी लॉकडाउन की स्थिति में भी किसी तरह से काम चल रहा है। वहाँ पर किसान जाकर अपने खेतों में काम कर रहे हैं और इसके लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है दिल्ली, वहाँ के वैज्ञानिक भी लगातार प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह के कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो किसान भाई हैं और अभी ख़ास तौर से जो भी शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जा रहे हैं तो कृषि पर लगातार दबाव भी बन रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में किस तरह से किसानों को सहायता किया जा रहा है, सहायता पहुंचाया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, इसी से संबंधित बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डीडीजी एक्सटेंशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डॉक्टर ए के सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबका भी स्वागत है। सर, अभी हम देखते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, आप पूरा एक्सटेंशन भी देख रहे हैं और जिस तरह से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है सर, आप इसको किस रूप में देखते हैं और किसानों को क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, जो लॉकडाउन की स्थिति बनी और लगभग 40 दिन लगातार देश में लॉकडाउन रहा, लेकिन कृषि का ऐसा व्यवसाय है जो कि रुक नहीं सकता, क्योंकि जब फसल पकेगी तो उसको काटना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने तमाम तरह की छूट प्रदान की किसानों के लिए विभिन्न कृषि क्रियाओं को करने के लिए। और जो सबसे बड़ी उस समय आवश्यकता थी कि जो लॉकडाउन किया गया है उसमें फिर क्या रियायतें दी गई हैं, उसको किसानों को बताना कि किस तरीके से विभिन्न कृषि क्रियाओं को कर सकते हैं, उसके ऊपर उनको जानकारी देना। और साथ में ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय था या हाथ धोने की बात थी, मास्क पहनने की बात थी, ये सामान्य जानकारी जो थी सभी लोगों के लिए ये भी बताना और साथ में कृषि के कौन से जो क्रियाएं हैं जिसको करना है उसकी भी जानकारी पहुंचाना लोगों तक, ये बड़ा आवश्यक था। दूसरा जो लॉकडाउन में ज़रूरी था, जब लगा उस समय गेहूं की फसल पकने को तैयार थी, सरसों की फसल भी पक रही थी और चना और अन्य दलहनी फसलें भी पक रही थी। संयोग थोड़ा अच्छा इसलिए मैं कह सकता हूं कि बारिश लगातार हो रही थी, इसलिए नमी था वातावरण में और गेहूं की कटाई 10 या 15 दिन विलम्ब से हुई। इसका लाभ ये भी मिला कि लॉकडाउन जो शुरुआती तौर पर हुआ उस समय कोई ऐसा दबाव खेती पर नहीं आया और तब तक सरकार ने इस बीच तमाम तरह की सहूलतें दी किसानों को। जो कंबाइन हार्वेस्टर थे उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति दी गई, तो उससे लाभ ये हुआ कि किसान तैयार हो गए। लॉकडाउन में जो रुकावटें थी उसको भी उन्होंने देखा और तब तक जो होता है कि स्वयं को तैयार करना कि कैसे मास्क पहनेंगे या कैसे तौलिए से अपना मुंह ढकेंगे और कैसे कृषि क्रियाओं को करेंगे आपसी दूरी बनाते हुए, इसके बारे में लोगों में सजगता हुई, जानकारी हुई। और उसकी बात जब पहुंची और ये बताया गया कि गेहूं की कटाई 10 से 15 दिनों बाद आप करें, पहले सुझाव तो यही दिया गया वातावरण को देखते हुए, वर्षा को देखते हुए, और किसानों ने उसका अक्षर से पालन किया। कंबाइन हार्वेस्टर भी आए और गेहूं की कटाई सफलतापूर्वक किसानों ने कर ली है सभी राज्यों में। अब कहीं ऐसा नहीं जहां पर गेहूं की कटाई बचा हुआ हो, लगभग 100% गेहूं की कटाई हुई, अन्य फसलों की भी कटाई हो गई है। और इसके लिए 15 रीजनल लैंग्वेजेज जो विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं थीं, उन भाषाओं में भारत सरकार ने, कृषि अनुसंधान परिषद ने तकनीकी सुझाव भी दिए और जो सामान्य सुझाव थे जो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी दिए। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि 40 दिनों के अंतर्गत
लगभग हम लोग 5.5 करोड़ किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे अपने माध्यम से। जो एम किसान पोर्टल है उससे हम किसानों तक पहुँचे, अपनी बात बार बार उनके पास जाकर के हमने कही। व्हाट्सएप के 10,000 ग्रुप्स अलग से बनाए गए इसी उद्देश्य से, और उनके माध्यम से भी लगभग 10 लाख किसानों तक हम पहुँचे। आपके टीवी के माध्यम से और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से तो हम पहुँचे ही बहुत तरीके से, उसके संख्या की गिनती हम नहीं करेंगे। लेकिन जो आंकड़े व्हाट्सएप के हैं या एम किसान पोर्टल जो हमारा है, जिससे सभी देश के कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान जुड़े हुए हैं, उन सब ने किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया और बहुत ही प्रभावी रूप से हम इस बात को कर पाए। दूसरा एक और पहलू, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया और ये भी जिम्मेदारी दी गई कि कैसे आप किसानों को इस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताएंगे, और अपेक्षा की गई। मुझे खुशी है कि लगभग 70 लाख लोगों को इसमें हमने जागरूक किया इस ऐप के बारे में कि इसको आप डाउनलोड करिए, और लगभग 10 लाख लोगों ने हमारे जो तंत्र है उससे बताने से इसको डाउनलोड किया और उसकी जानकारी लेकर अपना बचाव कर पा रहे हैं और दूसरों को भी लगातार जागरूक कर रहे हैं। और ये सतत प्रक्रिया चली हुई है, इसको रोकने की बात तो अभी है नहीं, लॉकडाउन फेजेज में चल रहा है। लेकिन कृषि के लिए आज की तिथि में मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से खेती करने की आज़ादी किसानों को दी गई है। थोड़ी बहुत असुविधाएं तो हुई हैं, क्योंकि मंडियों में जब बाज़ार में लाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा टोकन का सिस्टम है, उतनी तेज़ी से तो नहीं हो पाता, लेकिन काम हो रहा है। और आज भी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि जो 40 मिलियन टन गेहूं को खरीद सरकार करती थी, आधा से अधिक हमने खरीद कर लिया है इस तमाम लॉकडाउन के बावजूद भी। और जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है गेहूं का, वो भी हमने देखा है, और अन्य वर्षों से ज़्यादा अच्छी पैदावार हम लेने में सफल हुए हैं, ये सब लॉकडाउन के बावजूद। कृषि पर सरकार ने हर तरह से छूट दी है, किसानों को जागरूक करने के लिए भी आर्थिक सहायता जो दी जा सकती है वो भी सरकार ने दिया है। और बार बार अब पूरी जोर सरकार की है जो आगामी खरीफ है उसके ऊपर। और खरीफ में अभी कॉटन की बुआई होगी, कपास की खास करके आपके पंजाब के क्षेत्र में, और उसके लिए हम जागरूक किसानों को करने लगे हैं। 15 मई से लगभग बुआई उसकी शुरू होगी। फिर धान की नर्सरी लगेगी, बुआई होगी। और धान के क्षेत्र में भी हम बार बार इस बात को बता रहे हैं, चूँकि देर से गेहूं की कटाई हुई है इस बार, तो वैसी प्रजातियों को लगाएं जो कि बहुत समय अधिक न लेती हों धान की। ये हम बार बार बता रहे हैं किसानों को। मध्यम अवधि की प्रजातियों को लगाएं, और ये भी ध्यान रखें कि यदि देर से लगाएंगे धान तो देर से कटाई भी होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारी सावधानी हमको बरतनी होगी, लेकिन कुछ और खास बातें हैं जो हमने डॉक्टर ए के सिंह के साथ की हैं, उनको भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा हम बातचीत कर रहे हैं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उपमहानिदेशक प्रसाद डॉक्टर AK सिंह, जो कि जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, अभी कोरोना का जो संकट चल रहा है, उसमें किस तरह की सावधानी हमारे किसानों को बरतनी होगी, किस तरह की जागरूकता की हमें आवश्यकता है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करना क्यों ज़रूरी है। आइए अब इस खास बातचीत के जो बाकी अंश हैं उन पर भी नज़र डालते हैं। सर, आप कृषि विज्ञान केंद्र भी देख रहे हैं। जिस तरह से सर लॉकडाउन की स्थिति है, समस्याएं ज़्यादा गंभीर हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के इसमें लॉकडाउन की स्थिति में क्या भूमिका है सर, किस रूप में उसको देखते हैं? देखिए, अभी जो बातें मैंने बताया आपसे, वो ज़्यादातर काम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ही हो पाया। पूरे देश में 718 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और वो कृषि विज्ञान केंद्र एक दूत के रूप में, खास करके ऐसी परिस्थितियों में जब लॉकडाउन था और जब मैं ये कह रहा हूँ कि 5.58 करोड़ किसानों तक हम संदेश दे पाए, वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ही दे पाए। जो जायद के समय या गेहूं की कटाई के समय जो क्रियाएं होनी थी खेती में या जो खरीफ में होंगी, वो बहुतायत रूप में कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किया गया। अब इस समय ज़्यादातर जोर हमारा है कि जो खरीफ आगामी आने वाला है, इसमें किसानों के प्रति क्या संदेश जाए। इसलिए सभी राज्यों के लिए अलग अलग एडवाइजरीज हमने सलाह बनाई हैं, तकनीकी सलाहें, और उसको हम रिलीज कर रहे हैं, जो कि सभी राज्यों में लागू होंगी। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा बहुतायत में उसी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। दूसरा, बीज की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा विषय है। कैसे में तो मैं देख रहा था, जो पिछले 2019 के खरीफ में जितना बीज हमारे पास था, उसकी तुलना में इस बार 22% अधिक बीज हमारे पास है खरीफ की फसलों के लिए, जिसमें धान, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और ग्राउंडनट, इन सभी का बहुतायत में बीज हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के पास है। उनको हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका वितरण शुरू हो गया। किसान आते हैं पता करके, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए वो आते हैं और बड़े सौहार्द रूप से लोगों से मिलजुल करके और उन बीजों को लेकर के जा रहे हैं उत्साहपूर्वक। दूसरा, जो आपका पौध है, प्लांटिंग मटेरियल्स हैं, चाहे फल के हों, सब्जी के हों या फूलों के हों, उसको भी लोग खरीद रहे हैं आकर के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। उनकी भी संख्या करोड़ों में है जो उपलब्धता है इस समय कृषि विज्ञान केंद्र के पास। बीच में तो वो पौधरोपण का काम थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन अब बड़े तेज़ी से उसके किसानों ने शुरुआत की है और पौधे लेकर के जा रहे हैं, नए पौधों का रोपण कर रहे हैं। तो इस काम को हम तेज़ी से कर रहे हैं। इसके अलावा जो पोल्ट्री के चिक्स हैं, उनको भी, चूजे हैं, उनको भी देने का काम हो रहा है। मछली का बीज है, उनको भी देने का काम हम कर रहे हैं। और जो कुछ बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं भ्रांति फैली हुई थी कि मछली खाने से या मुर्गी का मांस खाने से बीमारी फैलती है, वो सब भी दूर करने का प्रयास कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इस तरह की भ्रांतियाँ यदि फैलेंगी तो जो रोज़गार के लिए बात हम करते हैं बार बार कि अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा रोज़गार आएगा, खास करके आमदनी वाला रोज़गार, चाहे मशरूम का उत्पादन हो, शहद का हो, या मुर्गी पालन का हो, मछली पालन का हो, बकरी पालन का हो। तो इस तरह की भ्रांतियाँ यदि फैलती हैं, वो कैसे रोकें और उसको कैसे रोक करके आगे उसमें बढ़ें, इसका भी प्रयास हम कर रहे हैं। जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर डबलिंग फार्मर्स इनकम या आमदनी दोगुनी करने का जो प्रयत्न शुरू हुआ, उसमें इन क्षेत्रों का बहुत भारी योगदान होने वाला है। और यदि आज हमने सचेत नहीं किया किसान भाइयों को, या किसान भाई स्वयं भी यदि जागरूक और सचेत नहीं हुए, अफवाहों में आएंगे, तो जो आमदनी की बात है वो पीछे रह जाएगी। तो ये भी हमारा बार बार प्रयास है कि जो भ्रांतियाँ उसको निकालें और इन विषयों में जिसमें पहले कर रहे थे रुचि लेकर के उसको काम करें। दूसरा, एक जो लॉकडाउन से कुछ संदेश हमारे पास भी जो मिल रहे हैं पूरे परिस्थितियों को देखते हुए, ये है कि कुछ चीज़ों की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी यदि कोई इस तरह की आकस्मिक स्थिति आती है। जैसे बीज और जो रसायन हैं वो आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध रहें, इसका पहले से व्यवस्था
आने वाले दिनों में यदि ऐसी स्थिति आती है तो करके रखना पड़ेगा। दूसरा, जब हमने देखा कि जब कटाई होनी थी गेहूं की और जो मशीनों जो कंबाइन हार्वेस्टर था उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो थोड़ी रुकावट आ रही थी, तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ये जो स्थानीय स्तर पर इस तरह से यदि कस्टम हायरिंग सेंटर्स हम बनाने का प्रयास जो ICR ने शुरू किया था उसको और यदि तेज़ी से करें। केंद्र सरकार ने भी बहुत सारा रुपया खर्च किया है और 1100 करोड़ रुपया ही कस्टम हायरिंग पे सरकार ने खर्च किया। तो इन विषयों पे और जोर आने वाले दिनों में ज़रूर सरकार भी देगी और किसान भी इसको केंद्रित करेंगे कि मशीनों को समूह में इकट्ठा होकर के मशीनों को खरीद के रखें, जिससे कि बहुत दूर जा कर के मशीन लाने की ज़रूरत ना पड़े, आसपास में मशीन मिल जाए। तो ये एक विषय है जिसके ऊपर लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। किसान भाई भी जागरूक हो रहे हैं कि कैसे अपने को ऐसी इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने को तैयार करके रखें। दूसरा एक स्टोरेज की बात है। अब ऐसी जब परिस्थिति आती है तो थोड़ा ख़रीदारी में भी रुकावट आती है, समय लगता है, और बहुत जगह किसान भाई अपने घर पर भी स्टोरेज के लिए छोटे छोटे वो बना रखे हैं, बखार और ऐसी चीज़ें बना के रखे हैं जिसमें कि अनाज रखते हैं। और बहुत जगह ऐसा है कि सीधे खेत से कट करके और सीधे बाज़ार में जाता है, तो वो जहाँ पर उपलब्ध घरों पे लोगों ने नहीं रखा है वो भी जागरूक होकर के ऐसा संग्रह का अपने घर पे भी बना के रखेंगे कि अनाज यदि कोई परिस्थिति विपरीत आती है तो कम से कम कुछ दिनों के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए अपने घर पे कटाई के बाद संग्रह करके रख पाएँ। तो एक भंडारण के क्षेत्र में भी आप देखेंगे बड़ा तेज़ी से किसानों का झुकाव होना चाहिए। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज लगातार आप इस कार्यक्रम में जान रहे हैं क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और खासतौर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक प्रसार डॉक्टर AK सिंह जो कि इस बात की पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। खास बातचीत हमने उनसे की, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी आइए नजर डालते हैं। सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि चुनौतियां हैं तो संभावनाएं भी हैं। अभी फ़िलहाल सर देखा जा रहा है कि ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर हैं, जैसे मुर्गी पालन हुआ, पशुपालन हुआ, या और भी जो कार्य है मछली पालन हुआ। लेकिन सर लॉकडाउन के वजह से वो सेक्टर भी प्रभावित है। कहीं कहीं जैसे आपने सर बताया कि भ्रांतियाँ भी हैं। तो इसको सर ICR और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री मिल करके किस तरह से इस समस्या से निदान करने के लिए, निपटने के लिए क्या कोई रणनीति आप लोग सर अपना रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले भी आपसे अभी बताया कि ये जो सेक्टर्स हैं, एक तो भ्रांति है और भ्रांति दूर करने की ज़रूरत है कि इसको खाने से बीमारी फैलेगी। पहली तो मूल बात ये है। दूसरी मूल बात ये है कि जो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग कैसे और बढ़ाया जाए। मिल्क की बहुत तरह की प्रोसेसिंग होती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर दूध जो है वो सीधे लोग खरीद के बाज़ार से लाते हैं और अपने घर पे प्रोसेसिंग करते हैं।
तो एक अच्छा अपने यहाँ पहले से भी लोग घरेलू तरीके से उसको प्रोसेस करके घी के रूप में, मक्खन के रूप में खाते हैं, उसको कैसे और बढ़ावा दें, इस बात पे जोर देने के लिए हम बार बार सुझाव दे रहे हैं। मछली के प्रोसेसिंग का भी तमाम टेक्नोलॉजी आ चुका है, जो हमारे संस्थान हैं उन्होंने बनाया हुआ है। तो सरप्लस जब मछली हो तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें जिससे कि मछली हमको देर तक रख पाएँ या देर तक प्रोसेस करके बाज़ार में हम उसका प्रोडक्ट को बेच पाएँ। तो ये एक तो लोगों को जानकारी देना, दूसरी बात है प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, तीसरा स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। तो ये 3-4 विषयों पे हम काम कर रहे हैं और ये हमारा मानना है कि बिना डाइवर्सिफिकेशन के कृषि में कोई ज़्यादा विकास नहीं आएगा। जो आर्थिक विकास की बात हम कर रहे हैं, किसानों को लाभ नहीं होगा। गेहूँ, धान, मक्का से आमदनी मिलेगी, लेकिन उस आमदनी में इजाफा तब होगा जबकि ये सब सेक्टर्स जुड़ेंगे। दूध उत्पादन का सेक्टर है, मछली का है, मुर्गी का है, आपके फूलों का है। तो ये सेक्टर्स को जोड़ना है और बड़ी तेज़ी से सरकार ने जोड़ने का प्रयास किया, प्रारंभ किया है। थोड़ा सेटबैक अभी लगा है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि अब जो सहूलियतें किसानों को दी गई हैं, हम इससे ज़रूर निजात पा पाएंगे। और जब क्रमशः लॉकडाउन शहरों में ख़त्म होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंजम्पशन शहरों में केंद्रित है, लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा है, ख़रीदारी ज़्यादा लोग करते हैं और खाते हैं। तो वो जब होगा तेज़ी से, जब शहरों में सब खुलेगा, तो आप देखेंगे कि जो उत्पादन पहले भी करते थे उसी के अनुसार हम और ज़ोर से किसान भाई उत्पादन करेंगे, शहरों को भी उपलब्ध कराएंगे और एक्सपोर्ट के बाज़ार भी खुलेंगे और हम वहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सर 2022 में किसानों की इनकम डबल करना है, समय भी अब बहुत कम रह गया है। इसी बीच में लॉकडाउन जो है या कोरोना वायरस है, जिसके वजह से पूरी तरह से स्थितियां विपरीत हो चुकी हैं, उसको किस रूप में सर आप टैकल करेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन से कृषि पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मुख्य कृषि है, खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष से इस वर्ष ज़्यादा हुआ है। तो इस 40 दिन के लॉकडाउन में, और ख़ास करके लॉकडाउन तब आया जबकि कृषि की क्रियाएं बहुत कम होती हैं। फसल लगाना नहीं है, फसल काटने का भी समय उस समय नहीं था, और जब काटने का समय आया तो उसको शिथिलता किसानों को दी गई, सहूलियतें दी गई। तो इस लॉकडाउन से कृषि के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ क्षेत्र थे, खास करके फूलों का उत्पादन था, चूँकि डिमांड घट गई, लोगों को फूल चाहिए नहीं, तो उस फूल को कहाँ ले जाएं, तो वो थोड़ी क्षति किसानों को हुई, ऐसे किसानों को। लेकिन वहाँ भी हमने कई जगह देखा कि जो एसेंस निकालना है फूलों से, या उसको और भी दूसरे प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका लोगों ने प्रयोग किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो समस्याएं आईं उसका अल्टरनेटिव्स भी किसानों ने खोजा, वैज्ञानिकों ने खोजा और सामने दिखाई पड़ा। स्ट्रॉबेरी की कहीं पे फसल पकी और तुरंत ख़राब होती है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए किसानों ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्रों से, उन्हें बताया गया और उन्हें जोड़ा भी गया कि इस इंडस्ट्री से कैसे कर सकते हो। तो ये तमाम उदाहरण हमको मिले हैं पूरे देश से, जो कि स्थानीय स्तर पर किसानों के समूह ने कृषि विज्ञान केंद्रों से बात किया है और ये बात किया है कि अब तो उत्पादन हो गया और ये बाज़ार में जा नहीं पाएगा, अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो वो प्रसंस्करण करके स्थानीय स्तर पर जो हो सकता है वो ज़रूर किया किसानों के समूह ने, और करके उसको उचित समय पे बाज़ार को उपलब्ध कराएंगे। ये हमने देखा है विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। खरीफ के सीजन आने वाला है और IMD का भी एक सर अनुमान है कि इस बार शायद पिछले वर्षों की अपेक्षा बारिश ज़्यादा हो, तो एक तो सर शुभ संकेत है, लेकिन साथ ही जिस तरह से जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी जिस तरह से रणदीप गुलेरिया जी ने बोला है, एम्स के डायरेक्टर हैं, कि अभी पीक आवर आने वाला है और जून और जुलाई में हो सकता है। इस स्थिति में सर आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं? कैसे, चाहे बीज लेना हो या अपने खेतों की जुताई करना हो और तमाम तरह की जो गतिविधियाँ हैं? देखिए, ये मैं भी कहूँगा, गुलेरिया जी ने कहा है, लेकिन मैं भी कहूँगा कि जो एक बार सावधानी का वातावरण पूरे देश में बना है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। आपस में दूरी बना के रखने की ज़रूरत है, और साथ में जो मास्क लगाने के लिए सरकार बार बार कहती है, हाथ धोने के लिए सरकार कहती है, वो किसान भाई निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये जो समस्या है आजकल में समाप्त होने वाली नहीं है। जैसा बार बार
कई देशों में हम देख रहे हैं और अपने यहाँ भी डॉक्टर्स बता रहे हैं, कुछ दिन समस्या और चलेगी। इसलिए सावधानी बरतते हुए खेती के कार्य को करना है। और खेती के कार्य में आप देखेंगे कि बहुत एक जगह खड़े होकर के और पास में खड़े होकर के कृषि क्रियाएँ नहीं होती हैं। जो भी कार्य होता है उसमें दूरी बनाना ऐसे भी ज़रूरी है। यदि कोई फावड़ा चलाता है या खुरपी चलाएगा तो एक दूसरे के पास में एकदम खड़ा होकर तो चलाएगा नहीं तो दूसरे को चोट भी लगती है। तो इसलिए किसान जो दूरी बनाने की बात है उसको करेंगे और खेती की जो विभिन्न कृषि क्रियाएँ, चाहे धान की रोपाई हो या आपका खेत की जुताई हो, उसमें दूरी बनाते हुए यदि करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि खेती करने से कोरोना फैलेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा भीड़ शहरों में रेलवे स्टेशन पे लगती है, बस स्टेशन पे लगती है, बाज़ार में लगती है, इस तरह की भीड़ खेत में आपको नहीं मिलेगा। यदि खेती की जहाँ तक बात है, खेती में नहीं मिलेगा। हाँ, यदि किसान बाज़ार में आएंगे कुछ कृषि रसायन खरीदने या बीज खरीदने, वहाँ पर ज़रूर थोड़ी भीड़ होगी। उसको बचा के यदि कोई रहता है, आता है। और ये उदाहरण अपने देश का नहीं, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन भी नहीं किया है और हर तरह से सावधानी बरतते हुए अपना काम कर रहे हैं और बीमारी को नियंत्रण करने में सफल हुआ है। तो जाना आपने सारी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी और इसको जानने के बाद इसका पालन करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ICAR द्वारा, सरकार द्वारा, हमें उनका पालन करना होगा, तभी कोरोना का हम डटकर मुकाबला कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे मेल नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो जैसा कि आज हमने आपको जानकारी दी, कोरोना के संकट को देखते हुए सावधानी क्या बरतनी होगी आप सभी को। आगे भी लगातार ऐसी ही जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।